मृत्युंजय गुस्से में बोल तो आया था, लेकिन अभी भी उसके चेहरे पे शिकन थी। उसे बार बार वही सीन याद आ रहा था। आद्या का आंसुओं से भीगा चेहरा और रोते रोते लाल हुए गाल। मृत्युंजय अपने काम को करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी नजरों के आगे बार बार आद्या का चेहरा रहा था। उसके दर्द भरे चेहरे को याद करके वो खुद भी दर्द से तड़प उठा। फायर बढ़ता दिल। रात के लगभग 2 बजे का टाइम होगा। मृत्युंजय रूम में आया, देखा तो आद्या अभी भी बेड से सटकर बैठी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसकी आंखें रोते रोते लाल हो गई थीं और पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। बिखरे हुए बाल लगातार रोने की वजह से नाक लाल हो गई थी। मृत्युंजय ने आद्या को जब इस हाल में देखा तो उसकी चीख निकल गई। उसका दिल दर्द से तड़प उठा। इस एक पल में ही उसकी आद्या से सारी नाराजगी दूर हो गई। अभी कुछ देर पहले जो मृत्युंजय आद्या को इतना कुछ सुनाकर गया था, वो अभी आद्या को इस हाल में देख खुद कुछ सोचना भूल गया। फाया मृत्युंजय अपने लंबे लंबे कदमों से चलकर आद्या के नजदीक आया और आद्या की ओर देखे बिना उसे अपनी बाजुओं में उठाया और उसे अपनी गोद में उठाकर बेड तक ले आया और बहुत आराम से उसने आद्या को बेड पे लिटा दिया। आद्या, जो अभी भी एक सपने में थी, अचानक से मृत्युंजय को खुद को उठाकर लाने तक कुछ समझ ही नहीं पाई। आद्या ने अपनी घनी काली पलकों को उठाकर मृत्युंजय को देखा। मृत्युंजय ने भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आद्या को शिद्दत से देखते हुए उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया और उसकी आंखों में देखता रहा। और यही एक पल था जब दोनों की नजरें आपस में मिली। इस एक पल में दोनों ने एक दूजे की आंखों में वो देखा जो असल में वो चाहते थे, पर उन दोनों का झूठा ईगो बीच में आकर दोनों को ही इस सच को मानने से इनकार कर देता था। आज मृत्युंजय ने दिमाग की न सुनकर दिल की सुनी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी हृदय की गति बहुत तेज थी। मृत्युंजय ने आद्या की आंखों में देखते हुए उसके चेहरे के पास अपने हाथों को ले गया। आद्या भी उसके स्पर्श से सम्मोहित सी हो गई थी। उसने भी इनकार ना करते हुए बस अपनी भरी बोझिल पलकों को झुका दिया। मृत्युंजय ने आगे बढ़कर अपने फड़कते होठों को आद्या के गुलाब की अधखुली पनखुली जैसे होठों पे अपने होठ रख दिए। मृत्युंजय के स्पर्श से आद्या शर्म से सिहर गई। आद्या की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। उसका शरीर गर्म होने लगा था। उसके पेट में तितलियां सी उड़ने लगीं। मृत्युंजय अभी भी आद्या के लबों को चूमे जा रहा था। उसका एक हाथ आद्या की कमर को छू रहा था तो दूसरा उसके रेशमी घने काले बालों में उलझा हुआ था। दोनों को बेताबी बढ़ती ही जा रही थी। मृत्युंजय बेसब्र होकर आद्या के लब चूमे जा रहा था। मृत्युंजय तेजी से आद्या के आगोश में खोता जा रहा था। धीरे धीरे करके कमरे का माहौल बहुत ही रोमानियत भरा हो गया था। दोनों देर रात तक एक दूजे की बाहों में खोए रहे थे। अपने प्रेम के पलों को महसूस करने के बाद दोनों ही नींद के आगोश में चले गए। सुबह के टाइम आद्या की नींद खुली तो उसने अपने आसपास देखा। वो झटके से बैठी हुई। वो रात को जो हुआ वो सब याद आने लगा। मृत्युंजय का फिर से डांटना और उसके बाद दोनों का एक होना, सब कुछ याद आने के बाद आद्या थोड़ी परेशान भी हुई तो थोड़ी खुश भी। आद्या बेड से उठकर नहाने चली गई। बाकी सभी लोग घर में जाग चुके थे। सब लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए आ चुके थे। मृत्युंजय भी आज थोड़ा परेशान था। कल की चीजों को याद करके उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। सब लोग नाश्ते के लिए टेबल पे बैठे हुए थे। शांति बुआ भी माया चाची के साथ आ चुकी थीं। चूंकि मृत्युंजय ने आद्या को घर में वापस रख लिया था, इस बात से शांति भूई मृत्युंजय से नाराज थी और उससे बात भी नहीं करती थी। सो वो आकर बस अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी बिना किसी को देखे। आद्या भी नहाकर तैयार होकर आ चुकी थी। आज उसने पिंक कलर का लहरिया का सूट पहना था जिसमें वो बेहद सुंदर लग रही थी। वो अपनी छम छम करती पायलों के साथ नीचे आ रही थी। उसकी आवाज से सबका ध्यान उस ओर गया। मृत्युंजय भी चोर नजर से आद्या को देखे जा रहा था। आद्या चलते चलते किचन में चली गई।
मृत्युंजय खाने को छोड़ अभी भी आद्या को देखे जा रहा था। उसके चेहरे पे छाई हुई गुलाबी रंगत उसे बार बार अपनी ओर देखने को मजबूर कर रही थी। सब लोगों का ध्यान खाने पे था, लेकिन तभी शांति बुआ देखती है तो देखती ही रह जाती है। मृत्युंजय इशारे में आद्या को अपनी गर्दन पे हाथ रखने को बोल रहा था। मृत्युंजय के इशारे की दिशा में जब शांति बुआ ने देखा तो देखती ही रह गई। उनको मृत्युंजय का आद्या के साथ इस तरह का बॉन्डिंग देख अंदर से आग सी लग गई। वो भौहें ऊपर करके देखने लगी। मृत्युंजय आद्या को उसका निशान छुपाने का इशारा कर रहा था, जो कल रात उनके प्यार का गवाह था। वो नहीं चाहता था कि अभी फिर कोई उनकी नज़दीकी को गलत तरीके से ले। शांति बुआ से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो सारी शर्म-हया लोकलाज भूलकर जोर से चिल्ला कर बोली, जय, अपनी बीबी से इतना ही प्यार है तो उसे 24 घंटे अपनी नज़र के आगे रखो और करो 24 घंटे रोमांस। वैसे भी इस 2 कौड़ी की लड़की के आते ही तुम सब भूल गए हो, तभी तो तुमको ये भी याद नहीं ये वही लड़की है जिसने तेरे प्यार मयंक का मजाक बनाकर उसे मरने को मजबूर कर दिया। ये उसकी हत्यारन है, फिर भी तू सब भूल कर इसके साथ रोमांच कर रहा था। पाउटिंग फायर। पर माफ करना बेटा, तू भूल सकता है अपने भाई को, पर मैं नहीं भूल सकती। नहीं भूल सकती अपने बेटे को, पर तुझे तो अपना प्यार जताना है तो जता प्यार। पर याद रखना जय, ये लड़की भी तेरी माँ की तरह ही है। आज तेरे पैसों की वजह से तेरे साथ है, कल अगर कोई और तेरे से ज्यादा पैसों वालों मिल गया तो ये भी उसी पैसे वाले अमीर के साथ भाग जाएगी। जैसे तेरी माँ ने पैसों के लिए हम सबको छोड़ दिया, भैया को छोड़ दिया और अपने फूल से बच्चों से मुंह मोड़कर भाग गई अपनी खुशी के लिए। अरे सुख मनाओ मीरा भाभी का, जो उसके बच्चों को अपना प्यार देने के लिए इस घर में आ गई। तेरी मौसी तेरी सौतेली माँ बन गई। पर जिस तरह तूने तेरी माँ के प्यार में और उनके अलगाव में सारी दुनिया से नफरत कर ली और तू आज तक सबसे दूरी बनाकर ही रहता आया, पर ये गिरी हुई लड़की भी देख लेना ऐसा ही करेगी। और फिर से तुझे शांति बुआ इतना ही बोल पाई, आगे के वर्ड उसके मुंह में ही रह गए जब उसने दादाजी की आवाज़ सुनी। बस कर शांति, बहुत बोल ली तू और बहुत सुन लिया सबने। और तू जिसके बारे में इतना बोल रही है न उसका सच भी पता है तुझे। अरे उसने क्या किया क्या नहीं। और तुम सब भी सुनो आज जय की माँ का असली सच। वैसे तो उस बेचारी ने जाते जाते ये सच सबसे छुपाने को कहा था, और खासकर जय को तो बिल्कुल नहीं बताना। पर आज इतने साल बाद भी मेरे ही घर के लोग उसके ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं तो सच बताना जरूरी है। दादाजी ने गहरी सांस ली और मीरा की तरफ देखकर बोले। मीरा की आंखों में आंसू थे, वो अपनी बहन के लिए दुखी थी। दादाजी मीरा जी से बोले, मीरा बेटा जाकर वो पत्र लेके आओ, आज सबको राधिका का अंतिम खत दिखाने का टाइम आ गया है, अब बताना होगा असली सच। मीरा जी दाढ़ी की बात सुनकर नम आंखों से गर्दन हिलाकर हाँ बोली, पापा वो लेटर अभी इस घर में नहीं है, मैंने दीदी के जाने के बाद वो लेटर वही रख दिया जहां उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी। मुझे डर था कि कहीं वो लेटर इस घर में किसी के हाथ लग जाता तो। दादाजी बोले, ठीक है, तुम अभी ड्राइवर के साथ उस घर में जाओ और उस लेटर को लेकर आओ और साथ में उसके अंतिम टाइम के सारे वीडियो क्लिप भी लेकर आना, आज सबको सच बताना ही पड़ेगा। दादाजी बेहद गुस्से में बोल रहे थे। मीरा जी बोली, पापा वहां पहुंचने में भी टाइम लगेगा और वहां से आने में भी, तो तब तक सब वेट करेंगे। मीरा जी ने संशय से कहा, सब यही बैठकर आपके आने का इंतजार करेंगे। आज कोई भी घर का मेंबर इस घर से कदम बाहर नहीं रखेगा जब तक आप वापस नहीं आ जाती, और ये मेरा सबके लिए आदेश है, कोई इस घर से बाहर कदम नहीं रखेगा। मीरा के आने तक सब लोग अपने अपने रूम में जाकर आराम करेंगे, ये दादाजी ने कहा। सब लोग बैठकर मीरा की के आने का इंतजार कर रहे थे। सबके दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि आखिर क्या होने वाला है। करीब 3-4 घंटों के इंतजार के बाद मीरा जी आए और आते ही सबकी निगाहें उनके ऊपर टिक गई थी। वो आगे आए और दादाजी को अपने हाथ में लाए हुए कुछ सामना को देने लगी।
दादाजी ने उस कवर को खोला और इसमें से एक लेटर निकालकर माया के हाथों में थमा दिया और दम से बोले, उम्मीद है माया आपने बेहतर इस लेटर को कोई नहीं पढ़ सकेगा, और हाँ जरा आवाज तेज रखिएगा ताकि हर कोई एक एक शब्द अच्छे से सुन पाए। दादाजी ने लेटर माया जी को दिया और देकर बोले, अब पढ़ना शुरू करें। माया ने गर्दन हिलाई और पढ़ना शुरू किया। मेरी जान से भी ज्यादा प्यारे बेटे जय, आज ये लेटर तुम पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है मैं तुम्हें छोड़कर बहुत दूर जा चुकी हूँ। बेटा जानती हूँ तुम मुझसे नाराज होंगे या क्या पता मुझसे नफरत भी करते हो, पर बेटा मैं कभी तुमको छोड़कर नहीं जाती अगर भगवान मेरे साथ इतना बुरा ना करते। मृत्युंजय जो ध्यान से एक एक वर्ड सुन रहा था, जैसे ही बुरा शब्द सुना सुकी अचानक से त्योरियां चढ़ गई थीं। माया आगे पढ़ने लगी, बेटा मुझे ना तुम्हारे पापा से प्रॉब्लम थी, ना तुमसे मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और ना मैं किसी और के लिए वो घर छोड़कर आई। ... वो सब एक दिखावा था, एक नाटक था तुमको और वाली घर वालों को यकीन दिलाने के लिए कि मैं किसी और के लिए सब छोड़कर जा रही हूँ। असल बात तो ये थी कि मुझे कैंसर था, वो भी मुझे लास्ट स्टेज पे जाकर पता लगा, क्योंकि मैंने तुम बच्चों के देख रेख में खुद की परेशानी को देखा ही नहीं, और तुम्हारे पापा वो अपने काम में बिजी थे, किससे अपनी परेशानी बताती धीरे धीरे करके कैंसर लास्ट तक आ गया था। मैंने तुमको और मुदीता दोनों के लिए सोचकर तुम्हारे दादाजी और नाना जी के साथ मिलकर इस बारे में बात की। उनको मेरी बीमारी का सुनकर बहुत दुख हुआ, पर तब तक काफ़ी टाइम बीत गया था, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था, कर मैं तुम बच्चों को बिन माँ के छोड़कर नहीं जा सकती थी, इसलिए तुम्हारे दादाजी और नाना से जिद की तुम्हारी मौसी मीरा की शादी मेरे जाने के बाद तुम्हारे पापा से करवाने की, और मैंने तुम्हारी मौसी और दादाजी और नाना के साथ मिलकर नाटक किया। जिस आदमी को मैंने कहा कि मैं उस आदमी से प्यार करती हूँ, उससे शादी करूँगी, वो सब नाटक मीरा का क्लोज फ्रेंड और मेरा भाई जैसे था, उसने मेरी हेल्प करने के लिए ये नाटक किया और सबको गाली खाने को तैयार हुआ। मैं नाटक करके उस घर से तुम लोगों से दूर आ गई थी और वहाँ खुद का इलाज तुम्हारी मौसी और नाना की देख रहे थे। तब तक मेरे नाटक से सारे घर वाले मुझसे नफरत करने लगे थे और मेरी बीमारी बढ़ने लगी थी। तुम मेरे लिए बहुत रोते थे, ये बात मैं जानती थी, पर मजबूर थी बेटा, अगर तू मेरी बीमारी जान लेता तो तू जी नहीं पाता, तेरा प्यार जानती थी, इसलिए सबके इल्जाम झेलकर तेरे लिए ये नाटक किया ताकि तू मेरे जाने के बाद दुखी ना हो और मीरा के साथ खुश रहो। बेटा मैं जाने से पहले एक ही बात बोलूँगी, तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है। जय, मेरी बीमारी के अंतिम दिनों में तेरी मौसी ने मुझे संभाला और जल्दी ही मैं ये छोड़कर जा सकती हूँ, पर जय मैं तुझे एक बात बोलूँगी, मैंने तुझे अपने प्राणों से ज़्यादा चाहा और मेरी आखिरी इच्छा है कि तू जिस लड़की से शादी करे उसे बहुत प्यार करे और उसको समय देना। सबसे लास्ट में बेटा तू किसी से नफरत मत करना, और अगर करता भी हो तो मेरे बच्चे तू उन सबको माफ़ करके दिल से अपना लेना, यही तेरी माँ की आखिरी इच्छा है। तुम्हारी माँ राधिका। पूरा सच जानने के बाद मृत्युंजय और मुदिता दोनों ही धम्म से जमीन पे पड़ गए। तभी दादाजी आए और बोले, जय रुको, अभी तो कुछ देखना बाकी है, एक बार वो भी देख लो तब आराम से सोचना। दादाजी ने घर में हाल में एलईडी में पेन ड्राइव लगवाया। टीवी ऑन होते ही राधिका के अंतिम समय के फुटेज दिखने लगे। राधिका अंतिम टाइम पे जय को याद कर रही थी, उसकी हालत बहुत मरीन हो गई थी। उनकी आखिरी सांस में भी जय और मुदीता के लिए ही मैसेज था। मृत्युंजय में अब हिम्मत न बची कुछ और देखने की, वो अपनी माँ की ऐसी हालत न देख सका। उसकी दर्द से आंखें लाल हो गई थी, पूरा शरीर कांपने लगा था, आंखों में गहरी लाली उतर आई थी, माथे पे पसीने की बूंदें साफ झलक रही थीं। मृत्युंजय टूट के वही कटे पेड़ की तरह जमीन पर गिर गया था। आज वो बहुत असहाय और कमजोर लग रहा था, आज तक उसका ये रूप किसी ने नहीं देखा। उसकी आंखें दर्द से बाराशने लगी। मृत्युंजय उठा और चिल्लाकर बोला, क्यों किया दादू आपने मेरे साथ ऐसा?
वो इतनी तेज चलाया था कि उसकी आवाज पूरे राठौर हाउस में गूंजने लगी। उसके क्रोध की अग्नि उसके शब्दों से झलक रही थी। मेरी माँ को मेरी जरूरत थी, वो तिल तिल करके तड़प रही थी। हर मिनट वो मौत से अकेली लड़ी और मैं उनसे नफरत पाल के बैठा था। वो मेरे लिए जाते जाते भी ममता दे रही और मैं बदले नई नफरत पाले बैठा था। मृत्युंजय के हर एक वर्ड से उसका दर्द झलक रहा था। मृत्युंजय अपने गुस्से की ज्वाला में जलते हुए जलती सी नजर सब पे डालकर फिर बोला, दादू, इतने सालों से आप मुझसे तड़पते हुए देखते रहे, अपने पिता से बैर पाले बैठे और उस औरत से बेमतलब नफरत करता आया जिसकी कोई गलती नहीं थी। आप सब जानते थे फिर भी चुप रहे क्यों? आपने नहीं बताया जब मेरी माँ को मेरी जरूरत थी तब मैं उनके पास होता। अरे छोटा था तो क्या हुआ, कम से कम अपनी माँ के अंतिम समय में उनके पास होता। अरे उनको तो उनके बेटे के हाथों चिता भी नसीब नहीं हुई। आगे का भाग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो। लेखिका रिया रावत @